हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ैनु का एपिसोड नंबर 26। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने लियू की कोर को अपनी थंडर की पावर से हील कर दिया। साथ ही यूशिन ने एल्डर यांग को बताया कि डेड आर्मी यानी नेदर वॉरियर्स को क्रिएट करने वाला ज़ेंगियांग सेक्ट है, इसलिए बाकी के सारे सेक्ट मिलकर ज़ेंगियांग सेक्ट की बॉर्डर पर पहुँच गए। वहाँ जाके इन लोगों ने ज़ेंगियांग के लोगों पर अटैक कर दिया, जिसकी खबर चेंग कुन को मिल गई थी और वो अब बहुत भड़क गया था। अब आगे तो हम देखते कि एल्डर वो अपने मैजिकल मिरर से हिंग्यू सेक्ट के एक बंदे से बात करते हैं। ये बंदा था तो हिंग्यू सेक्ट का, लेकिन ज़ेंगियांग सेक्ट के साथ मिला हुआ था। चेंगकुन उससे कह रहा था कि आखिर हिंग्यू सेक्ट को नेदर वॉरियर्स के बारे में कैसे पता चला, ये तो हमारा टॉप सीक्रेट था, जल्दी बताओ उन्हें किसने बताया कि इसके पीछे मैं हूँ। तो बंदा कहता है चीफ, इसके बारे में मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है, मुझे बस इतना ही पता चला कि एल्डर यांग ने ही ये खबर सारी तरफ फैलाई है। एल्डर यांग का नाम सुनते ही चेंगकुन और भड़क गया था। वो कहता है कि इस बंदे ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, पता नहीं इसकी वजह से मेरे कितने सारे प्लान्स फेल हो गए। मैं इस बंदे को आज न कल जरूर सबक सिखाऊंगा ताकि ये दोबारा से मेरे रास्ते का कांटा न बन पाए। जिसके बाद चेंगकुन थोड़ा शांत होकर कहता है कि चलो अब मुझे ये बताओ कि हिंग्यू सेक्ट में क्या हाल है, क्या वो लोग हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ मुझे टोंगशियन के बारे में आपको बताना है। दरअसल टोंगशियन एल्डर यांग के मास्टर है, मगर फिर भी उन दोनों की जरा सी भी नहीं बनती। इन दोनों की अपनी अपनी टीम्स है और ये लोग सीक्रेटली फाइट भी करते हैं। इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं। जिस पर चेंगकुन कह रहा था कि ये जो एल्डर यांग है ना, ये हमेशा ही डेढ़ शाना बनने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वही सबका बाप है, मगर फिर भी वो कभी अपने मास्टर टोंगशियन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन टोंगशियन उसके जैसी सोच नहीं रखता, वो तो बस मौके की तलाश में है कि कब वो एल्डर यांग को रास्ते से हटा देगा। खैर मुझे ये बताओ कि हिंग्यू सेक्ट का ड्रैगन सोल सिलेक्शन कब है। तो बंदा कहता है हाँ ये जल्द ही होने वाला है। तो चेंगकुन तुरंत ही एक बॉक्स बाहर निकाल लेता है, उसमें डीमन हार्ट था। अब चेंगकुन वो बॉक्स उस बंदे को दे देता है। वो कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो एल्डर यांग से नफरत और टोंगशियन को सपोर्ट करता हो, और फिर तुम्हें ये डीमन हार्ट उस बंदे की बॉडी में इंसर्ट करना है। अब चेंगकुन एल्डर वू को बता रहा था कि मैं हिंग्यू सेक्ट को अंदर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि वो दोबारा से हमारे खिलाफ खड़ा ना हो पाए। और अब हमें हिंग्यू सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर यांग ने सारे ट्रू डिसाइपल्स को मिलने बुलाया था। ये लोग वांशु हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे। एल्डर यांग इन सभी को बोल रहे थे कि 3 से कंपटीशन बहुत खतरनाक था, मगर तुम सभी ने सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया है, तुमने आखिरी दम तक फाइट की, इसलिए मुझे तुम सभी पर नाज है, तुमने हमारे सेक्ट का नाम रोशन कर दिया। तो सभी लोग एल्डर यांग को थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि एल्डर यांग आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते। अब एल्डर यांग कह रहे थे यूशिन तुमने अपनी जान पर खेल के हमारे सेक्ट को जीत दिलाई, तुमने स्पिरिचुअल बॉडी को हराया जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क था। अब तुम लोगों ने जो भी कारनामे किए हैं उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड देना तो बनता ही है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो ये है वांशु हॉल। जब हमारा सेक्ट बनाया गया उसी वक्त इसे भी बनाया गया था। हमारे एंसेस्टर की सारी सीक्रेट आर्ट्स यहीं पर स्टोर की गई है, तो तुम लोग कोई भी सीक्रेट आर्ट को चूज कर सकते हो, उसे प्रैक्टिस करके अपनी बना लो, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग भी काफी अच्छे से इम्प्रूव होगी। अभी सारे लोग वांशु हॉल में पहुँच गए थे। एल्डर यांग बता रही थी कि तुम सबके पास 9 दिनों का वक्त है, इसी दरमियान तुम्हें अपनी सीक्रेट आर्ट को मास्टर करना है। जिसके बाद ये लोग सीढ़ियों से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ढेर सारी सीक्रेट आर्ट थी, जिनमें से एक थी मिक्स्ड एसेंशियल, जो नाइट स्काई को काफी अच्छी लगती है। वो कह रही थी कि ये सीक्रेट आर्ट तो काफी इनक्रेडिबल है, इस मंत्रा को एल्डर ज़ुआनज़ेन ने क्रिएट किया था और वो हमारी सेक्ट के 10वें चीफ है। तो अब नाइट स्काई उस रॉक पर हाथ रख देती है, जिससे वहाँ पर एक डोर ओपन हो गया था। उस डोर के अंदर गैलेक्सी जैसे नजारे थे। नाइट स्काई अपने साथियों को बता रही थी कि हम बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ भी यहाँ पर जा सकते हैं, हमें बस इस स्पेस में जाकर उस सीक्रेट आर्ट को मास्टर करना है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस डोर के अंदर एंटर कर देती है। उसके अंदर जाते ही वो डोर अपने आप क्लोज हो जाता है। अभी सभी लोग अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक को चूज करके उसमें एंटर कर देते हैं। यूशिन अभी भी उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। वहाँ पर डेस्टिनी पाम, ह्यूनशियान सील, ऐसी कई सारी सीक्रेट स्किल्स थी, मगर यूशिन के लिए वो काफी ऑर्डिनरी थी। उसे तो किसी खास टेक्निक की तलाश थी और तभी उसकी नजर एक रॉक पर पड़ती है।
है जिस पर सिर्फ स्वॉर्ड लिखा हुआ था। यूशिन की तरह ये क्या बात हुई, यहाँ पर तो बस एक ही लफ्ज लिखा है और वो भी स्वॉर्ड। यहाँ पर तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। मुझे तो ये स्किल पावरफुल नहीं लग रही, लेकिन चेक करने में क्या ही जाएगा। जिसके बाद वो अपनी ट्रू फायर को एक्टिवेट करके उस रॉक को टच करने की कोशिश कर रहा था और तभी वो रॉक शेक होके अपने आप ओपन हो जाता है। उस डोर ने यूशिन को जबरदस्ती अपने अंदर खींच लिया था। यूशिन देखता है कि वो भी एक स्पेस में पहुंच चुका है जहाँ पर ढेर सारी तलवारें थी और यूशिन उनके बीचों बीच था। यूशिन को देखकर वो स्वॉर्ड अपने आप शेक होने लगती है। वो कह रहा था कि शायद ये सभी डिफरेंट स्वॉर्ड टेक्निक्स है और तभी एक स्वॉर्ड अचानक से यूशिन पर अटैक करने आ जाती है। तो यूशिन खुद को बचाने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस पर काउंटर अटैक कर देता है। इधर यूशिन ने एक स्वॉर्ड को तो रोक दिया था, लेकिन ये देखकर बाकी की स्वॉर्ड भी उस पर हमला करने आ जाती है। तो यूशिन भी अपनी स्वॉर्ड से उन पर स्लैश अटैक करता जा रहा था, लेकिन उनमें से एक स्वॉर्ड उस पर भारी पड़ जाती है। तब तक यूशिन भी समझ गया था कि यहाँ पर डिफरेंट स्वॉर्ड टेक्निक है। वो कहता है अगर मैं सभी को हरा पाया तो शायद मैं इन सभी को मास्टर कर लूंगा। अब उसकी बातें सभी स्वॉर्ड ने सुन ली थी। वो सभी मिलकर यूशिन पर हमला करने के लिए रेडी हो रही थी और इधर यूशिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सारी स्वॉर्ड ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। अब वो सारी स्वॉर्ड एक साथ गोल गोल घूमने लगती है और अब यूशिन को भी उनके इरादे समझ आ गए थे। वो कहते यार तुम तो सभी मिलकर मुझ पर हमला कर रही हो, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो अब उसे पता था कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो सीधा भागने लगता है। वो स्वॉर्ड भी फुल स्पीड से उसका पीछा कर रही थी। बेचारा यूशिन 9 दिनों तक ऐसे ही भागता रहता है। इन 9 दिनों में बाकी के ट्रू डिसाइपल ने अपनी अपनी स्किल को मास्टर कर लिया था और वो सभी टावर से बाहर आकर यूशिन का वेट कर रहे थे। सिटोनान कह रहा था कि अरे यार ये यूशिन कहाँ पर है, इसने तो अभी तक आना चाहिए था। तभी दूसरा ट्रू डिसाइपल कहता है कि वो देखो शायद यूशिन वहीं पर है। इधर यूशिन भाग भाग के थक गया था, इसलिए अब उन स्वॉर्ड का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। उसने अपनी ट्रू फायर से उन पर हमला कर दिया था, जिससे वो सभी स्वॉर्ड उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। उन स्वॉर्ड ने यूशिन को रेजिस्ट करने की कोशिश की थी, मगर फाइनली उन्होंने हार मान ही ली थी और अब वो सब मिलकर एक वर्ड बनाती है जो कि था स्वॉर्ड। ये देखकर यूशिन को हंसी आ जाती है क्योंकि उसने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया था। वो सारी स्वॉर्ड अपने अपने फॉर्मेशन में जा रही थी और वहाँ पर ऐसे ही ढेर सारी छोटे छोटे फॉर्मेशन बन जाते हैं और हमारे यूशिन ने इस टेक्निक को 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन ही नाम दिया था। उसकी इस टेक्निक को देखकर सारे ट्रू डिसाइपल हैरान थे क्योंकि यूशिन की एक ही स्वॉर्ड में 10,000 स्वॉर्ड की पावर आ चुकी थी। उसमें से एक बंदा कहता है कि ये सारी स्वॉर्ड यूशिन के दिल को समझ सकती है। अब वो जो भी चाहेगा ये स्वॉर्ड अपने आप कर देगी। इस टेक्निक को सीखना बहुत मुश्किल था, मगर यूशिन तो है ही अमेजिंग, उसने इसे हासिल कर लिया। सिटोनान भी कह रहा था कि यूशिन की पावर तो लॉस्ट हो गई थी, लेकिन उसने इतने जल्दी से अपनी सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और अब देखो उसने गॉड लेवल की टेक्निक को भी हासिल किया है। लियू को अपने दोस्तों की रिएक्शन देखकर काफी हंसी आ रही थी और तभी कहानी थोड़ा सा पीछे चली जाती है। दरअसल एल्डर यांग ने इन दोनों को एक खास टैलिस्मान दिया था। उसी की मदद से लियो और यूशिन की काफी सारी पावर्स वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बारे में इनके जूनियर्स को कोई आइडिया नहीं था। वो बेचारे तो यही सोच रहे थे कि लियो और यूशिन तो अभी भी कमजोर है और अब यूशिन भी अपने टेक्निक को हासिल करके वापस आ गया था। वो इन सभी से पूछ रहा था कि क्या आप लोगों ने टेक्निक को मास्टर कर लिया? तो कहते हाँ हमारा तो हो गया, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो यूशिन कहते अच्छा फिर चलो बाय, क्योंकि मुझे हुआ से मिलने जाना है, बाद में मिलते हो कि सीनियर। सिटोनान कह रहा था कि अरे यार हमने इसका इतना इंतजार किया, मुझे लगा था कि यूशिन हमारे लिए खाना खरीदेगा, लेकिन ये तो भाग गया। इधर यूशिन वांशु हॉल से वापस जा ही रहा था। वो कहता है मैंने हुआ से मिलके जमाना हो गया, पता नहीं फिलहाल वो क्या कर रहा होगा, मुझे तो उसकी ट्रेनिंग की फिक्र होती है। लेकिन तभी यूशिन पर कोई पत्थर फेंक के मारता है जिसे यूशिन ने पकड़ लिया था और तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं और अब उनका लीडर भी वहाँ पर आ गया था। दरअसल ये यूशिन के पुराने दुश्मन की आंख के साथी थे। वो कहता है यूशिन सेक्ट में दोबारा पाव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो यूशिन हंसते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या मतलब है तुम्हारा, भला मैं मेरी इस सेक्ट में वापस क्यों नहीं आ सकता? जिस पर बंदा कहता है कि यूशिन अब तुम यूजलेस हो चुके हो, तुम में कोई पावर्स नहीं, इसलिए तुमने अपने सीनियर के सामने जरा तमीज से बात करनी चाहिए, लेकिन एक तुम हो कि तुम्हारी अकड़ खत्म ही नहीं होती, हमेशा बदतमीजी करते हो। यूशिन कहते देखो मैं तुम लोगों की बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या ही करूँ, तुम लोग तो पहले से
ही जलील हो, लोगों की पहले ही कहाँ इज्जत है जो मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगा। जिस पर वो बंदा बहुत भड़क गया था। वो कहता है यूशिन चलो देखते हैं कि तुम्हारी जबान जैसी तुम्हारे हाथ पैर भी चलते हैं क्या। जिसके बाद वो दोनों बंदे हवा में जंप करके यूशिन पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूशिन तो छलांग लगाकर उनके पीछे आ गया था। वो लोग भी ये देखकर थोड़े से हैरान थे। वो कहते अरे इसकी तो पावर लॉस्ट हो गई थी, लगता है इसे दोबारा से पावर गेन हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपनी स्पेल का यूज करके इसे क्रश कर देंगे। जिसके बाद वो बंदा यूशिन पर पंच मारने आगे बढ़ता है। यूशिन तो अपनी जगह पर कायम था और तभी उस बंदे का हाथ पकड़ा जाता है। वेल ये काम यूशिन के पपेट जी शुयान का था। अब जी शुयान उस बंदे को पीछे ढकेल कर उस पे एक लात मार देती है, जिससे वो बंदा बहुत दूर जाके पटक गया था। उसकी हालत देखकर उसके साथी को डर लग जाता है और तब तक जी शुयान उसके पास भी पहुंच गई थी। अब वो उस पर 2 चमाटे मार देती है, जिससे वो बंदा गोल गोल घूम रहा था और अब जी शुयान उस पर एक पाम अटैक करके उसे भी दूर पटक देती है। अपने चमचों की हालत देखकर वो लीडर के पसीने छूट गए थे। वो कहते अरे ये तो शुयान लेवल की पपेट है। अब जी शुयान उन दोनों को पीट कर यूशिन की तरफ देखने लगती है। यूशिन उससे कह रहा था कि अभी भी एक बाकी है, चलो अब उसकी भी धुलाई कर दो। वो बंदा तो मार खाने से पहले ही पीछे हट रहा था, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है। लेकिन जी शुयान को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। अब वो सीधे उस बंदे पर हमला करने जा रही थी, लेकिन तब तक वो बंदा ही उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। बट जी शुयान उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे से आकर उस पे एक लात मार देती है, जिससे वो बंदा मुंह के बल जाके गिर गया था। अब वो जैसे ही उठता है तब तक जी शुयान उसके पास आ गई थी। उसने उस बंदे पर एक पावरफुल पाम अटैक कर दिया था, जिससे वो भी बहुत दूर जाके पटक जाता है। तो अब यूशिन शुयान से कह रहा था कि चलो तुम्हारा काम हो गया है, इसलिए जी शुयान भी यूशिन के पीछे जाने लगती है। यूशिन वहाँ से जाते हुए उस बंदे से कह रहा था कि सीनियर जरा अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, मुझसे पंगा लेके आप खुद को ही सजा देते हो। वो बंदा यूशिन पर बहुत ज्यादा भड़क गया था, मगर वो बेचारा क्या ही करेगा। वहीं दूसरी तरफ चिंकुन ने दिया हुआ डीमन हार्ट अपने आप शेक हो रहा था। वो मास्टर की तारीफ ये तो बहुत जल्दी हो गया। जिसके बाद उस बॉक्स को टच करता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ का एक मिरर एक्टिवेट हो गया था। वो मिरर उसी बंदे को दिखा रहा था जिसको अभी भी यूशिन के पपेट ने सबक सिखाया था। वो एल्डर कह रहा था अच्छा तो ये है वो बंदा जो यूशिन और एल्डर यांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मुझे तो इसी बंदे की तलाश थी। चलो अब चिंकुन ने दिया हुआ टास्क पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लीन को देखते हैं जो सबसे छुप के अपने कमरे से भाग रही थी, लेकिन तभी उसके रूम से एक रोप बाहर आ जाती है। वो रोप लीन को दोबारा से जकड़ के अपने कमरे में लेके आती है। वह ये काम शुयांग का था। वो उससे कहती चलो जल्दी बको, तुम्हारी वर्जिनिटी लॉस कैसे हो गई, बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया। तो लीन एकदम भोली सी शक्ल करके कहती कि शुयांग तुम्हें क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर शुयांग कहती अच्छा तो अब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो लीन तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगती है, मगर शुयांग उसका मुंह पकड़कर कहती कि जल्दी बताओ वो कौन है। और फाइनली लीन उस बंदे का नाम बता ही देती है। वो कहती कि वो यूशिन था। यूशिन का नाम सुनते ही शुयांग के होश उड़ गए थे, साथ ही वो थोड़ा मायूस भी हो गई थी। जिसके बाद वो चुपचाप एक चेयर पे जाके बैठ जाती है और फिर थोड़ा सोचने के बाद वो लीन से कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी और ये हमें जल्द ही करना होगा। लीन कहती क्या कहा तुमने, शादी, और वो भी यूशिन के साथ। जिसके बाद वो शुयांग से कह रही थी कि एक काम करो, क्यों ना पहला तुम यूशिन से ही पूछ लो। तो शुयांग उससे कह रही थी कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, उसने जो कुछ भी किया उसके बाद वो शादी के लिए मना कैसे कर सकता है। ये सुनकर तो लीन बहुत टेंशन में आ गई थी। तो शुयांग उससे कह रही थी कि अगर यूशिन हाँ बोलता है तो तुम भी शादी को हरगिज मना नहीं कर सकती। जिसके बाद शुयांग यूशिन से मिलने चली जाती है। इधर लीन तो बहुत परेशान हो गई थी। वो खुद के रिफ्लेक्शन को देखकर कह रही थी कि यूशिन कभी मुझसे शादी नहीं करेगा। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, यूशिन मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता है। इधर यूशिन हुआ से मिलके वापस आया था। वो कहता है उस बच्चे ने तो कल्टीवेशन में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। अब वो पानी पी ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिससे यूशिन बहुत डर गया था। वो कहते क्या यार मास्टर, आप हमेशा ऐसे ही करती हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपने मेरे कमरे में हमेशा नॉक करके आना चाहिए। अभी बताओ अगर मैंने कपड़े नहीं पहने होते तो मेरी तो इज्जत चली जाती ना यार। जिस पर शुयांग कहती कि भला तुम बिना कपड़ों के घर में क्यों घूमोगे, तुम कोई बेहुदा इंसान हो क्या। खैर वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पर किसी काम से आई हूँ। चलो मुझे बताओ क्या मॉर्टल रेल में तुम्हारी कोई फैमिली है, अगर है तो उन्हें यहाँ बुला लो। तो यूशिन थोड़ा सोच कर कहते कि ना, अपनी कोई फैमिली नहीं है, मैं तो बेचारा अनाथ हूँ, बचपन से ही सड़कों पर रहा हूँ, तो ना ही मेरी फैमिली है और ना ही रिश्तेदार। लेकिन मुझे एक बात समझ
समझ नहीं आ रही। मास्टर आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो शुएंग थोड़ा सा शांत हो जाती है, जिसके बाद वो कहती कि मैंने डिसाइड किया है, मैं जल्द ही लीन और तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ। और ये सुन के तो यूशिन के होश ही उड़ गए थे। वो कहता क्या कहा आपने, शादी? लेकिन क्यों? तो शुएंग बस उसे घुरी जा रही थी, इसलिए यूशिन समझ जाता है। वो कहते शायद उसने आपको उस इंसिडेंट के बारे में बता दिया। अब तो शुएंग को भी कंफर्म हो गया था कि यूशिन ही कल्प्रिट है। तभी यूशिन कहते ना मैं उसके साथ शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो शुएंग उससे कहती कि आखिर तुम मना क्यों कर रहे हो? तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया तो उसके बाद तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम लीन को पसंद नहीं करते, लेकिन ये तो तुमने वो सब करने से पहला सोचना चाहिए था। तो यूशिन घबराते हुए कहने लगता है कि मास्टर ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो लीन को भी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। दरअसल उस पर किसी ने हमला कर दिया था, तो उसे बचाने के लिए मुझे मेरी पावर्स का यूज करना पड़ा। अगर मैं वो सब नहीं करता तो शायद लीन आज जिंदा नहीं होती। और उसी ने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बात को भूल जाएगी और ना ही वो किसी के पास इस बात का जिक्र करेगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे अभी भी उसके साथ शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। मास्टर आप मुझ पर ऐसा किसी के साथ भी शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। आप मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर डिसीजन ले रही हो। जिस पर शुएंग कहती कि अभी अभी तुमने बोला कि तुम्हें कोई पसंद है, तो जल्दी बताओ वो कौन है, मुझे उस लड़की के बारे में सब जानना है। तो यूशिन शुएंग से आई कांटेक्ट करके उसकी तरफ आगे बढ़ता है। शुएंग डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी वो दीवार से टकरा जाती है और अब यूशिन उसके एकदम करीब आ जाता है। वो कहता है मास्टर वो आप हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सुनकर शुएंग के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यूशिन ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। वो कहता है मास्टर अगर आप अभी बोलोगे तो मैं अभी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो शुएंग उसे पकड़ के अपने करीब खींच लेती है। वो उससे पूछ रही थी कि मुझे सच बताओ, क्या तुम सीरियस हो या फिर ये सब एक बहाना है? तो यूशिन कहते हैं मास्टर मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा, मैं तो सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो शुएंग को किस करने के लिए आगे मुँह करता है, लेकिन शुएंग उसे एक टिचकी मार के दूर कर देती है। फिर वो कह रही थी यूशिन मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। तुम एक काम करो, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, उसके बाद हम झट से शादी कर लेंगे। ये सुन के तो यूशिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो फटाक से जाकर शुएंग के माथे पर किस करता है। वो कहता है वादा रहा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जिसके बाद वो शुएंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर शुएंग कह रही थी कि शायद यूशिन सीरियस था, ये लड़का तो वाकई मुझसे प्यार करता है। इधर यूशिन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जोर से हंसते हुए कह रहा था कि अब मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं मेरी मास्टर के साथ शादी कर पाऊँ। और तभी एंशिएंट टाइशू ड्रैगन यूशिन से कहता है कि अच्छा तुम्हारी मास्टर तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गई, चलो मुबारक हो बच्चे। तो यूशिन उससे कह रहा था कि अरे क्या बात है, आज तो तुम भी बात कर रहे हो, हर रोज तो तुम खामोशी रहते हो। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये बात बताई जाए या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता। तो यूशिन कहता है कोई बात नहीं, तुम बता सकते हो। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहता है शायद तुम एक बात भूल चुके हो, मुझे बताते हुए काफी अफसोस हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास अब 3 ही महीने हैं, 3 महीनों के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर यूशिन को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। वो फटाक से जमीन पर आ जाता है। उसने अभी अभी तो फ्यूचर के बारे में सोचा था, मगर अब उसके फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं थी, जिससे वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।